दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20th अगस्त का एनालिसिस। एंड मैं देखती हूँ कि रोज दो तीन लोग ही रोज रोज कमेंट करते हैं आंसर का। तो देख लो अगर आपको करना है कमेंट, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस एंड आई कैन नॉट फोर्स यू। बट अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना ऑब्वियसली यूपीएससी को भी 4-5 लोग ही चाहिए होते हैं आउट ऑफ एवरी 100 पीपल फॉर सिलेक्शन, 100 और 1000। सो द चॉइस इज अपॉन यू इफ यू वांट टू बिकम द 2 or 3 or the 1000 ones. So let's begin the analysis. पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, ओडिशा टू गिव फेस लिफ्ट टू 11th सेंचुरी लिंगराज टेम्पल। तो पहला काम की क्या चीज है कि लिंगराज टेम्पल कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, क्या बोला गया कि भाई 11 सेंचुरी पुराना है ये, तो हम इसको उस तरीके का, मतलब बेसिकली उस जोन में जो इसकी प्रेस्टीज थी, जिस तरीके से बिल्डअप था, हम उसको वैसा ही करेंगे एंड एक स्पिरिचुअल और इकोलॉजिकल एम्बियंस इसके अराउंड क्रिएट करेंगे। तो लिंगराज टेम्पल से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लिंगराज किससे लिंक होता है? शिव जी से, शिवलिंग जिसे हम कहते हैं, है ना। तो ओल्डेस्ट है एंड लार्जेस्ट टेम्पल है ओडिशा का। किसने बनवाया था? किंग जजाजती केसरी ऑफ सोमा वंश, ठीक है, सोम वंश के किंग ने बनवाया था। एंड फर्दर इनको जो गंगा रूलर्स है उन्होंने एडिशन कराया था। एक और हमने पहले कवर किया कि गंगा रूलर्स ने कौन सा बनवाया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इट इज बिल्ट इन रेड स्टोन, तो लाल पत्थर से बना है एंड कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करता है। ठीक है, हमने काफी सारे आर्किटेक्चर्स पहले भी कवर किए हुए, टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविड़ा एंड नगारा स्टाइल। तो आपको पता ही होगा कि ओडिशा में जो प्रेवेलेंट होता है उसे कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ बिंदु सागर लेक के नॉर्थ पे ये है। ठीक है, टेम्पल्स में विष्णु की भी इमेजेस आपको होगी कि मैम आप कह रहे हो शिवलिंग बना शिव से रिलेटेड है, तो विष्णु से रिलेटेड भी चीज है, क्योंकि उस टाइम क्या जगन्नाथ सेक्ट का काफी प्रोमिनेंस हुआ था। ठीक है, हमें जगन्नाथपुरी भी पता है, वो भी ओडिशा में ही टेम्पल है। तो जगन्नाथ सेक्ट वो होता है ना, जैसे कई कई टाइम पे कौन से रूलर्स पे डिपेंड करता था पहले कौन सा सेक्ट प्रोमिनेंट होता था, जैसे वैष्णविज्म, शैविज्म। ठीक है, तो उस टाइम जगन्नाथ सेक्ट एमर्जिंग था, तो इसीलिए इसमें विष्णु जी की भी इमेजेस हैं। ठीक है, देन देवला स्टाइल, तो ये करना कलिंगा जो आर्किटेक्चर है उसी का स्टाइल है, बेसिकली उसी का सब पार्ट है। तो ये देवला स्टाइल का है। तो ये देवला स्टाइल में बिल्ड किया है। तो इसके 4 कंपोनेंट है, जिसे कहते हैं विमाना, जिसमें सैंक्टम होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये होता है विमाना रेखा दौला। ठीक है, तो यहाँ पे गर्भगृह होता है जिसमें सैंक्टम सेंटोरम होता है, जहाँ पे बेसिकली जो डीटी है वो रखा होता है। ठीक है, तो ये इसको विमाना कहते हैं। जगमोहन या फिर असेंबली हॉल, ठीक है, तो असेंबली हॉल होता है जहाँ पे लोग असेंबल होते हैं। ठीक है, तो असेंबली हॉल। एंड नाता मंदिरा फेस्टिवल हॉल कहते हैं। एंड ये कॉमोडिटी हॉल है, एंड यहाँ पे फेस्टिवल हॉल है, एंड भोगा मंडपा हॉल ऑफ ऑफरिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ईच इंक्रीजिंग इन हाइट टू इट्स प्रेडिसेस, तो मतलब सबसे पहले छोटी विमाना की हाइट सबसे बड़ी होगी। ठीक है, फिर जगमोहना, फिर इस तरीके से छोटे छोटे होते जाते हैं। तो आप ये हाइट से देख सकते हैं, और ये मैंने फोटो डाल दी है इधर लिंगराज टेम्पल की, तो आप देख सकते हैं। तो इनका एक पेक्यूलियर होता है कि यहाँ से ऐसे जाएंगे और एकदम से बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कलिंगा स्टाइल को डिपिक्ट करता है। ठीक है, देन देख लेते हैं क्यूरेटिव पिटिशन क्या है। हम क्यूरेटिव पिटिशन पहले भी कवर कर चुके हैं। तो क्या होता है जब कोई भी केस फाइल होता है, अगर आपको जजमेंट से पसंद नहीं आ रहा, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप सबसे पहले क्या डालते हैं? रिव्यू पिटिशन। ठीक है, रिव्यू पिटिशन डालते हैं। पर अगर रिव्यू पिटिशन के बाद भी आपके पास कोई मतलब आपके हक में फैसला नहीं आता, तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है जिसे क्यूरेटिव पिटिशन कहते हैं, और ये विद इन 30 डेज ऑफ द जजमेंट इसको आपको डालना होता है क्यूरेटिव पिटिशन को। तो हमने कल ही देखा था कि जो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का केस था, ठीक है, अगेंस्ट प्रशांत भूषण हु इज अ लॉयर, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, तो उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाला गया है। तो इसीलिए उनको बोल रहे हैं कि अभी ये क्यूरेटिव पिटिशन इसलिए आया है कि भाई बोला गया है कि उनको रिव्यू पिटिशन तो अभी कि डेफर कर दो पनिशमेंट, अभी रिव्यू पिटिशन वो फाइल करेंगे और डिसाइड होगी, तो तब आप मेरे पे करना केसेस जो भी आपने पनिशमेंट दी है। एंड बोले कि क्यूरेटिव पिटिशन इज ऑल्सो अवेलेबल। कंटेक्स्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, होती क्या है वो देख लेते हैं। तो जो कंटेम्प्ट वाली चीजें होती है ना, वो कहाँ से पावर मिलती है? जो आर्टिकल 129 है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपने अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट है उसको डिफेंड कर सकती है। एंड आर्टिकल 215 किसको पावर देता है? हाई कोर्ट्स को देता है पावर कि भाई आप अपने अगेंस्ट कंटेम्प्ट को डिफेंड कर सकते हो एंड पनिश कर सकते हो। तो क्यूरेटिव पिटिशन आया कब भाई? 2002 में आया था, रुप्पा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस। ठीक है,
कि भाई अग्रीव्ड पर्सन को कोई है भी या नहीं रिलीफ, अगर एक बार को रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी और डिसमिस हो गई वो एंड आप उस पर नहीं एक्ट कर रहे, तो फिर तब आया था कि नहीं है, ठीक है, विच मीन्स दैट एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो वन, इट ऑब्जेक्टिव्स आर टू फोल्ड, कि भाई मिसकैरेज अवॉइड हो सके एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो सके, ठीक है। मान लो एक बार को चौड़ में आके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं इसका तो हम करियर बर्बाद करके रखेंगे, तो वो चीज ना हो कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो एंड अब्यूज ना हो बेसिकली प्रोसेस का, बिकॉज इट इज अ ह्यूज पावर कि किसी को आप कंटेम्प्ट की पावर दे रहे हो, ठीक है। इतना तो चलो पार्लियामेंट के पास भी थोड़ा जो सेडिशन लॉ है आर्टिकल 124A के तहत उनको होता है, पर ये सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर, काफी वाइड पावर है, ठीक है, कि वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करके एंड उस तरीके से कंटेम्प्ट का केस घोषित कर सकते हैं किसी के खिलाफ, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 137 प्रोटेक्ट करता है इसको, हम देखेंगे आर्टिकल 137 क्या होता है। इट प्रोवाइड्स, आर्टिकल 137 क्या कहता है कि इन मैटर्स ऑफ लॉ एंड रूल्स, जो भी आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लॉज एंड रूल्स पास किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सके, बेसिकली रिव्यू की पावर है इसके आर्टिकल 137 से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 137 क्या कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट अपने लॉज या रूल्स बनाता है आर्टिकल 145 में के तहत जो उसे पावर दी गई है लॉज बनाने की, अगर उसे लगता है कि उसको रिव्यू करने की जरूरत है तो वो अंडर आर्टिकल 137 वो चीज कर सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। प्रोसीजर क्या होता है भाई, रिव्यू प्ली फाइल कर दिया, रिव्यू पिटिशन दे दी, वो डिसमिस हो गई या जो भी हुआ, उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन फाइल होता है। एंटरटेन्ड इफ पिटिशनर एस्टैब्लिश करता है कि भाई वायलेशन था उस टाइम पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का एंड आपने मेरी चीज अच्छे से नहीं सुनी। इट मस्ट बी रेयर, पहली बात तो रेयर होनी चाहिए, हर केस में आप मुंह उठा के फाइल नहीं कर सकते। क्यूरेटिव पिटिशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस, पहले वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास जाएगी या फिर जिन जजेस ने वो जजमेंट दी थी उन्हीं के पास, मतलब सेम, ये चाहते हैं कि सेम बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, ठीक है, ताकि वो अपने बेसिकली उनको ज्यादा पता होगा ना उस केस को एनालाइज करे, क्योंकि उन्होंने ही जजमेंट दी है, तो वो केस हो बेसिकली। जब मेजोरिटी ऑफ जजेस कंक्लूड है कि भाई नहीं इस मैटर को अर्जेंट हियरिंग चाहिए एंड ये दोबारा से क्यूरेटिव में इसको आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, तब वो सेम बेंच बैठता है। इट शुड बी लिस्टेड बिफोर द सेम बेंच, सेम बेंच चीज इंपॉर्टेंट है। एंड बेंच एट एनी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन कैन आस्क सीनियर काउंसिल टू असिस्ट एज एमिकस क्यूरी, मतलब बेसिकली किसी भी सीनियर लॉयर को बोल देंगे कि हमें असिस्ट कराओ, या किसी और को भी कि आपको आप अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहते हो जो केबीसी में होता है उस तरीके से। क्यूरेटिव पिटिशन इज यूजुअली डिसाइड बाय जजेस इन चैम्बर अनलेस बेसिकली ओपन कोर्ट हियरिंग जब होता है, अगर रिक्वेस्ट करो आप नहीं भाई मुझे ओपन कोर्ट ही चाहिए, बट यूजुअली ये जजेस इन चैम्बर में ही होता है। सो आई होप आपको क्यूरेटिव पिटिशन ध्यान होगा, ठीक है, हो जाएगा। आर्टिकल 137, 145, 129, 215, ठीक है, आर्टिकल 124A, ठीक है, तो नहीं याद, अभी मैंने इसी आर्टिकल में बताए हैं तो आपको याद हो जाने चाहिए इन आर्टिकल्स का क्या मतलब है। देन डोमिसाइल बेस्ड कोटा जॉब, ठीक है, हमने कल ही देखा था कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने बोला है कि जो हम सारी सरकारी गवर्नमेंट है हम अपने जो स्टेट के बच्चे उनके लिए रिजर्व करके रखेंगे। सो दिस इज क्लियरली द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो इशू क्या है, रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ वुड रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा आर्टिकल 16 कहता क्या है कि भाई आप नहीं हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, एंड प्रोहिबिट करता है स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, साफ साफ कहता है नहीं कर सकते आप, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, ठीक है। एंड देन नो स्टेट नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, या फिर रेजिडेंस, तो आप उसको नहीं मना कर सकते या फिर उसको इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस ऑफ द स्टेट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड में आप उसको ये चीजें नहीं अड़ा सकते। एंड प्रोविजन इज सप्लीमेंटेड बाय अदर क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटी इक्वालिटी, पर हमने इसी में जो एक सब क्लॉज है आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 अगले में ही कह दिया कि ना पार्लियामेंट कर सकता है बाय एनी लॉ प्रिस्क्राइब कर सकता है कि भाई रेजिडेंस फॉर जॉब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट, की इस स्टेट में अगर आपको जॉब लेनी है ना तो आपको रेजिडेंस को अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी पावर ही नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश कर रहा है दैट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू इक्वालिटी के सर्टेनली खिलाफ है। सो वाई डज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन, क्यों प्रोहिबिट करता है, क्या दिक्कत आ गई कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहले क्या है कि इंडिया बेसिकली क्या है, हम इतनी मुश्किल से तो हमने जो हमारी जो फेडरल यूनिट्स थी, हमने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इतनी मुश्किल से हम उनको एक साथ लेके आए, अगर हम फिर से डोमिसाइल करने लग गए तो हम वो चीज़ों को फर्दर फ्रैगमेंट कर देंगे, है ना। सो अगर एक नेशन बनाना है, हमें एक जोग्राफिकल यूनिट बनानी है, तो आइडिया ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप को क्योंकि हमारे यहाँ है सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है,
अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसीलिए ये काफी जरूरी होता है ताकि फ्रेगमेंटेशन ना हो बिटवीन द फेडरल यूनिट्स। इंडिया हैज अ कॉमन सिटीजनशिप, हमें पता है, ठीक है, and which gives citizens the liberty to move around freely in any part of the country। आपको पता ही है मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन का भी रिलेटेड है प्रोविजन की, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट इट वॉज कर्ब ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसीज या नेशनल कैलामिटीज होता है तब ये हो जाता है कर्ब। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के नॉट बी क्वालिफिकेशन फॉर ग्रांटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये साफ साफ दिया हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि रूल्ड अगेंस्ट, बोलते हैं कि ना, हमें ऐसा पसंद नहीं है कि आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते बेस्ड ऑन द प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। सो 1984 में डॉक्टर प्रदीप जैन में बोला गया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इश्यू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉइल वाज डिस्कस कि भाई जिस मिट्टी के उस मिट्टी के बेटे हैं हम, ठीक है। कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कि सच पॉलिसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बट डिड नॉट एक्सप्रेस रूल ऑन इट एट केस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो ये दूसरे एस्पेक्ट पे था, पर ये बोला कि इस तरीके की पॉलिसी आएगी, ठीक है, सन्स ऑफ द सॉइल टाइप की, कि हमारे बच्चों को ही नौकरी मिले, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। इन सब्सिक्वेंट रोलिंग सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा इन 1995 रीअफर्म किया ऑब्जर्वेशन जो प्रदीप जैन केस में थी कि स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी दैट गिव एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा वेटेज टू कैंडिडेट हु हैव स्टडीड विद तेलुगु एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ये बोला कि नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप एक्स्ट्रा नंबर क्यों दे रहे हो उनको, ठीक है, ऑन जस्ट अ बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो ये नहीं देना चाहिए। Then 2002 में सुप्रीम कोर्ट invalidated the appointment of government teachers in Rajasthan, in which state board gave preference to applicants belonging to district or rural areas or of the district concerned। तब भी उन्होंने बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनवैलिडेट कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में बोला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी का था, विच प्रिस्क्राइब प्रेफरेंसेस फॉर द वुमेन हु आर ओरिजिनल रेजिडेंट्स, ठीक है, तो उसमें भी बोला गया था। तो ये बेसिकली सेवरल केसेस हैं जहां पे ऐसा हुआ है एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्म स्टैंड लिया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अफेक्ट कैसे करता है? एक्सरसाइजिंग द पावर्स इट हैज अंडर द आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट इनैक्टेड द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है, एम्ड एट अबॉलिशिंग ऑल एग्जिस्टिंग रेजिडेंस रिक्वायरमेंट इन द स्टेट्स इनैक्टिंग ओनली इन द केस ऑफ आंध्रा, मणिपुर, त्रिपुरा एंड हिमाचल, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि इन लोगों को जैसे आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला है, इनको भी काफी सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 371 में। 371 क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से दिए हुए हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सम स्टेट्स में स्पेशल प्रोविजन दिया गया अंडर आर्टिकल 371, आंध्र प्रदेश को दिया गया अंडर आर्टिकल 371D, ठीक है, इट हैज पावर टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल कैडर इन स्पेसिफिक एरियाज। उत्तराखंड में भी बोला है कि क्लास 3 एंड क्लास 4 जॉब्स आर रिजर्व फॉर लोकल्स ओनली, ठीक है, तो हम ये देख चुके हैं। एंड some state have gone to mandate of the articles 16 clause 2 by using language, ठीक है, तो लैंग्वेज पे आ गए हैं अगर रेजिडेंस पे नहीं है तो, कि भाई रीजनल लैंग्वेज में ही हमारा ऑफिशियल बिजनेस होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली उनको लोकल प्रेफरेंस तो होगी जब उनको डायरेक्ट, तो क्योंकि उनको ही आता है लैंग्वेज, उन्हीं को आती है, जैसे कि महाराष्ट्र, बंगाल, तो ये इस तरीके की वो तिकड़म निकालते रहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। देन इज अबाउट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो जो फाइनेंस बजट था उसमें निर्मला सीतारमन जी ने फेब में बोला था कि हम एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएंगे और उसके लिए हम एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे बेसिकली, जैसे कि एनटीए है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट जेई कंडक्ट कराती है, तो उस तरीके से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, ठीक है, पर वो तो टेस्टिंग है, वो सिर्फ टेस्ट ले रही है, तो ये रिक्रूट भी करेगी आगे जाके। तो ये जो कौन से है, जो एसएससी है, आईबीपीएस है, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो एग्जाम्स है उनको कराएगी, बेसिकली इनका एक इकट्ठा प्रीलिम्स लेगी, ठीक है, जैसे आईएफएस हमारे फॉरेस्ट सर्विसेज और बाकी का प्रीलिम्स इकट्ठा होता है यूपीएससी का, तो उस तरीके से भी इनका सेम होगा। एंड इट विल ऑर्गेनाइज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, या टू स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी एंड सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, जो अभी अलग अलग करवाते हैं, बेसिकली आईबीपीएस एसएससी करवाते हैं, तो एक इकट्ठा करा देंगे इनको टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एंड इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट, मैं बता चुकी हूँ। हेड कौन करेगा इसको? चेयरमैन ऑफ द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी रैंक के इसको हेड करेंगे। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो मिनिस्ट्रीज पहले कंडक्ट करा रही थी, रेलवेज, फाइनेंस, ठीक है, आईबीपीएस फाइनेंस में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। So functions of the proposed NRA, it will conduct common preliminary examination for various recruitment and based on common eligibility test score होगा उसका, ठीक है, स्कोर बता देंगे भाई ये तुम्हारा स्कोर है, एंड फिर आप मेंस वगैरह के लिए एलिजिबल हो या नहीं, आप जहाँ पे कंडक्ट होता है।
टेस्ट कैसे होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार होगा करेगा, एंड 3 लेवल पे होगा, बेसिकली 10वीं पास का होगा, फिर 12वीं पास का होगा, फिर ग्रेजुएशन के बाद वाला टेस्ट होगा। एंड हाउएवर द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज विल रिमेन इन प्लेस, ठीक है, ये तो रहेंगी, पर हो सकता है धीरे धीरे इनको भी डिसॉल्व कर दे रिक्रूटमेंट एजेंसीज को। सो बेस्ड ऑन स्क्रीनिंग टेस्ट द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू स्पेशलाइज्ड सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो ये रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज कराएंगी। बेसिकली एनआरए का काम क्या है, ये इकट्ठा प्रीलिम्स टेस्ट करा देगा, तो इनका आधा बर्डन कम हो जाएगा आईबीपीएस वगैरह वालों का। तो जो आगे इनका मेंस वगैरह होता है, इंटरव्यू होता है ना, ये आईबीपीएस के बोर्ड के पास ही जाएगा, ठीक है, ये बस कॉमन एक प्रीलिम्स कराने की एक एजेंसी है, ठीक है। तो अदर डिटेल्स क्या, जो इनका सीईटी स्कोर होगा 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है, बार बार इनको अपियर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट मेक्स इट इजियर, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स, बार बार एग्जामिनेशन सेंटर बनाओ, साल में 2 बार बनाओ, एक तो लोगों के इतने पैसे चल जाते हैं, हजार रुपए के फॉर्म्स होते हैं, सो ये सब चीजें कम हो जाएंगी। एंड देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप कितने भी दे सकते हो, पर एक अपर एज लिमिट जरूर होगी, ठीक है, जैसे यूपीएससी में होता है, ठीक है। एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस, तो 12 लैंग्वेजेस में होगी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टोटल हमारे ऑफिशियल उसमें एट शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है, जिसमें से 12 लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन होगा, सो दिस इज अ गुड थिंग। व्हाई इज एनआरए नीडेड, तो वही बता रखे कि डिफरेंट एग्जाम देना पड़ता है, कभी डेट्स क्लैश हो जाती हैं, है ना, तो इट कैंडिडेट्स हैव टू पे फीस फॉर मल्टीपल रिक्रूटिंग एजेंसीज, बार बार उनको फीस भी देना पड़ता है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, सो दीज थिंग्स विल सिग्निफिकेंटली कट। सो ये बता रखा है कि 1.5 लाख 1.25 लाख वैकेंसीज के लिए इतने लोग अपीयर होते हैं, सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है, क्या होता है, देखो पैट्रियोटिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म क्या होती है, नेशनलिज्म, ठीक है, तो वैक्सीन से रिलेटेड है, तो ये वैक्सीन नेशनलिज्म बोल दिया इसको, ठीक है। क्या है कि अभी होल्ड करने लगे कि भाई रशिया ने क्या बना दिया है वैक्सीन को, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो स्पुतनिक वैक्सीन को, तो उसके बाद बोल रहे कि भाई हम इनसे होल्ड कर लेंगे, पहले ही प्री परचेज एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, कि ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी को कि भाई हमें तो ये चाहिए है वैक्सीन, जैसे आए हमें दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सबसे मेन दिक्कत क्या होगी, वैक्सीन अनअफोर्डेबल रहेगी काफी ज्यादा पार्ट ऑफ लोगों के लिए, क्योंकि वही ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ का जो डिवाइड है दैट विल बी फर्दर डीपन, एंड क्योंकि 8 बिलियन लोग हो चुके हैं आसपास, तो रिच कंट्रीज अफोर्ड कर पाएंगे, गरीब लोग वही सफर करते रहेंगे। वैक्सीन नेशनलिज्म में क्या होता है, कंट्री मैनेज टू सिक्योर डोजेज अपने अपने रेजिडेंट्स के लिए, कि अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता। दिस इज डन थ्रू प्री परचेज एग्रीमेंट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो ये नया नहीं है, जब H1N1 फ्लू का आउटब्रेक हुआ था 2009 में, तब भी यही सीन हुआ था। प्री परचेज सम ऑफ द वेल्थिएस्ट कंट्री ने प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया था, जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज बना रही थी, ठीक है। एंड वही बता रहे कि बेस्ट केस सिनेरियो भी हुआ ना, तो हम सिर्फ 2 बिलियन डोज ही प्रिपेयर कर पाएंगे मैक्सिमम नंबर, एंड जनता कितनी है, 8 बिलियन, ठीक है। तो यूएस ने पहले ही कह दिया कि भाई नहीं 6 लाख तो हमें ही चाहिए, ठीक है, एंड बाकी आप अपना देखते रहो, हमें तो अपनी 6 लाख चाहिए। तो गुड क्यों नहीं है ये भाई, हार्मफुल है फॉर द इक्विटेबल एक्सेस, क्योंकि हर किसी को बराबर नहीं मिल पाएगा, है ना। डिसएडवांटेज होगा जिसके पास फ्यूअर रिसोर्सेज है, जिस कंट्री के पास उसकी बार्गेनिंग पावर कम है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स वाली कंट्री के पास, बिकॉज दे विल बी लाइक डूम टू सफर, है ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इट डिप्राइव्स पॉपुलेशन ऑफ ग्लोबल साउथ फ्रॉम टाइमली एक्सेस टू द वाइटल पब्लिक हेल्थ गुड्स, ठीक है। सो इट अलोकेट्स वैक्सीन टू मॉडरेटली एट रिस्क पॉपुलेशन, ठीक है, इन वेल्थी कंट्रीज, ओवर पॉपुलेशन एट हायर रिस्क इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो क्या होगा कि जो मॉडरेटली रिस्क होंगी ना, जो पॉपुलेशन वेल्थी कंट्रीज की, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकती है, नहीं भी रिस्क होगा तो उनको भी वैक्सीन दिए जा रहे हैं, और जबकि हाई रिस्क पॉपुलेशन है डेवलपिंग इकोनॉमीज की, वो सफर करती रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, तो काम क्या होगा भाई, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, हाथ पे हाथ धरे मत बैठो, WHO जैसे इंस्टीट्यूशंस को आगे आना पड़ेगा, नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे, एंड जैसे कि पोलियो में भी उन्होंने काफी अच्छा रोल निभाया है, इक्विटेबल उसको वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा हाथ रहा है, तभी जाके इतनी जो बड़ी कंट्रीज है, इंडिया जैसी कंट्री से हम पोलियो इरेडिकेट कर पाए, है ना। इक्विटी का मतलब क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी भी हो एंड एक्सेस अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो फॉर पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, इरिस्पेक्टिव उसकी ज्योग्राफी का है और वहां की जियोपॉलिटिक्स कैसी चल रही है। तो क्या बता रहे हैं कि इक्विटेबल वैक्सीन के एक्सेस के लिए, तो एक इनिशिएटिव है कोवैक्स फैसिलिटी। इससे क्या होगा कि पहले ही 2 बिलियन डोजेस ले लेंगे, ठीक है, जो भी बना रहे हैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, पहले ही ले लेंगे इससे, ताकि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है उन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। सो दिस इज द थिंग।
देन इज अबाउट कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल फॉर लीजिंग आउट 3 एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो जो जयपुर पोर्ट, जयपुर में जो एयरपोर्ट है गुवाहाटी में, एंड त्रिवनंतपुरम जो केरला की कैपिटल है, वहां पे उनके जो एयरपोर्ट्स हैं उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले गवर्न करती थी, पर उनको लीज दे दिया गया है थ्रू पब्लिक पीपीपी मॉडल से अदानी एंटरप्राइजेस को, कि भाई अब वो संभालेंगे इनको, ठीक है। जो भी इंफ्रा वगैरह है खराब वगैरह हो जाएगा तो ये उसको देखेंगे एंड फिर उनको पेमेंट हो जाएगी। सो दीज थिंग्स, एंड इसको लीज पे दिया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। देन इज अबाउट हमास, ये पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या मिलिशिया ग्रुप जिसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है, जो एक्सट्रीमिज्म वगैरह वाली चीजें करती हैं। तो इसराइल के खिलाफ आपको पता ही है, इसराइल पैलेस्टीन इशू हम नंबर ऑफ टाइम्स कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देन सुसाइड बॉम्बिंग्स एंड रॉकेट अटैक्स काफी किए इन्होंने इसराइल पे। इट सीक्स टू रिप्लेस इसराइल विद पैलेस्टीनियन स्टेट, जो वेस्ट बैंक, क्योंकि इसराइल कॉन्टिन्यूस वेस्ट बैंक एनेक्सेशन करता रहता है, तो ये बोलते हैं कि नहीं, हम इसको इसराइल को पूरा पैलेस्टीनियन स्टेट से रिप्लेस करेंगे। अभी ये गाजा को गवर्न करता है, ठीक है। वहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंट इन्होंने अपनी अथॉरिटी भी बना रखी है। तो गाजा स्ट्रिप न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ये है गाजा स्ट्रिप। तो ये पूछ ले मेडिटेरियन सी को, हाँ, तो मेडिटेरियन सी की कोस्ट पे है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। तो और इजिप्ट के बॉर्डर पे है, इसराइल और इजिप्ट के बेसिकली बॉर्डर पे है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि गाजा स्ट्रिप किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर, जब इसराइल ने इसको वापस छीना था ड्यूरिंग द 6 डेज वॉर ऑफ द 1967, तो उससे पहले किसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। आप सारे ही बता देना, ठीक है, किसने ये पहले किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, वेस्ट बैंक को किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, गाजा को किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिससे इसराइल ने इनको वापस छीन लिया था। तो यू हैव टू टेल मी। देन इज अबाउट मिलेनियम अलायंस। सो मिलेनियम अलायंस राउंड 6 एंड कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड सेरेमनी वाज रिसेंटली हेल्ड। इसमें इनोवेटर्स को बुलाया था, 5 फोकस एरिया रिकॉग्नाइज किए गए। मिलेनियम अलायंस क्या है, इनोवेशन ड्रिवन एंड इम्पैक्ट फोकस्ड इनिशिएटिव, ठीक है। इनोवेशन की वजह से इनोवेशन का यूज करेंगे हम, एंड किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ, लेवरेजिंग कोलैबोरेटिव रिसोर्सेज टू आइडेंटिफाई टेस्ट एंड स्केल इंडियन इनोवेशन। जो इनोवेशन उनको टेस्ट करेंगे एंड एड्रेस करेंगे हम ग्लोबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को, ठीक है। एंड काफी सारे पार्टनर्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, फीकी, एंड यूके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फेसबुक भी इन्वॉल्व था। सो बेसिकली इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको बस इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा ध्यान रख लेना। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। जो आपसे क्वेश्चन पूछे प्लीज आंसर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।